हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कब? जब पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच का जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, किसी भी रीजन से चेंज हो, तब हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। एंड उस टाइम पे जो भी रीवैल्यूएशन का या रीअसेसमेंट का गेन या फिर लॉस होगा उसे पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें पार्टनर्स के पास दो ऑप्शंस रहेंगे। सबसे पहला है रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू। जो भी रिवाइज वैल्यू आपकी आई है रीअसेसमेंट करने के बाद या फिर रीवैल्यूएशन करने के बाद जो भी वैल्यू आई है उसको आप या तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लें, यानी कि अगर एसेट बढ़ी है तो उसको रिकॉर्ड करें, एसेट डिक्रीज हुई है तो उसको रिकॉर्ड करें। सिमिलरली लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई है तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और भी एन नंबर ऑफ केसेस हैं इसमें, टोटल 7-8 केसेस हैं, उसको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं? इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो एक एक करके इसका केस देखते हैं पहले हम। फर्स्ट केस हो सकता है जब हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब एसेट इंक्रीज होगी तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? एसेट को डेबिट करते हैं। एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट का नाम हो सकता है, सन्ड्री डेटर्स हो सकते हैं, इन्वेंट्री हो सकती है, जो भी कोई भी एसेट होगी उसको डेबिट करेंगे। टू क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। जितने भी अमाउंट से वो इंक्रीज होगी यहां पे उसको नोट कर देंगे। सिमिलरली अगर एसेट डिक्रीज होती है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। एसेट को हम करेंगे क्रेडिट, डिक्रीज हुई है तो एसेट को कम करने के लिए किया जाएगा क्रेडिट, डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। थर्ड केस हो सकता है लायबिलिटी जब इंक्रीज हो। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या किया जाएगा? क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी को, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेबल हमारे इंक्रीज हो गए तो क्रेडिट करेंगे जो भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है टू लायबिलिटी। डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। केस नंबर 4, जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। लायबिलिटी डिक्रीज होना मतलब डेबिट किया जाएगा, तो जो भी लायबिलिटी रहेगी इसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ऐसे दो केस और हो सकते हैं हमारे, अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मतलब ऐसी एसेट जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया या फिर ऐसी लायबिलिटी जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया बुक्स में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट का केस देख रहे हैं पहले हम। अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, हमने पढ़ा है। तो एसेट को कर देंगे हम डेबिट, टू क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन को। सिंपली यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड द एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिक्स्थ केस है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का है क्रेडिट बैलेंस, तो रिकॉर्ड कर देंगे टू लायबिलिटी जो भी नाम से होगी, डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन को। तो ये 6 केसेस हैं। इसके बेसिस पे एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसका जो फाइनल बैलेंस आएगा, इफ इट इज क्रेडिट बैलेंस, तो वो पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा क्योंकि वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा पार्टनर्स के लिए। और उसका डेबिट बैलेंस आएगा तो उसे हम पार्टनर्स को बांटेंगे क्योंकि वो पार्टनर्स के लिए क्या रहेगा? लॉस रहेगा। किस रेशियो में बांटेंगे? हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा जाएगा। क्लियर है? इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो आगे और क्लियर होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तब रीवैल्यूएशन के टाइम के जो खर्चे होंगे उसको कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा।
एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सबसे पहले दो केस हो सकते हैं इसमें। केस नंबर 1 है कि जो खर्चे हैं ये इनकर्ड बाय या बोर्न बाय फर्म रहेंगे, यानी कि ये खर्चे किसके रहेंगे, फर्म के रहेंगे। तो उसमें और दो कैटेगरी बन सकती है कि ये खर्चे इनकर्ड बाय या फिर बोर्न बाय फर्म है एंड पेड बाय फर्म है, कि फर्म का खर्चा फर्म ने ही पे की, फर्म का खर्चा फर्म ने पे की। तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, जिस भी सोर्स से आपने पे किए, या फिर कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल भी आ सकता है। ये कब आएगा, जब पेड टू पार्टनर है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का खर्चा हमने पार्टनर को पे किए। कब पे करेंगे सर, हो सकता है रेम्यूनरेशन के फॉर्म में आप पे कर दो कि उसी ने रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट करना था उसमें हेल्प किया पार्टनर ने, तो उसको उसके लिए रेम्यूनरेशन दिया गया है, तो हम पार्टनर को पे करेंगे। तब हम लिखेंगे टू कंसर्न पार्टनर्स ए बी सी, जिसने भी पे किया होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये किसका खर्चा है, फर्म का खर्चा है, तो इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पेमेंट सोर्स जो भी रहे, चाहे कैश रहे चाहे बैंक रहे, या फिर सीधा पार्टनर्स को अगर पे किए होंगे तो पार्टनर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है कि बोर्न बाय फर्म, यानी खर्चा किसका है, फर्म का खर्चा है, लेकिन पे कर दिया पार्टनर ने। हो सकता ना यार, तीनों पार्टनर्स की फर्म है तो हो सकता है किसी एक पार्टनर ने पे कर दिया हो, फर्म का खर्चा था रिकॉन्स्टिट्यूशन का, किसी एक पार्टनर ने पे कर दिया हो, तो अब फर्म की जिम्मेदारी क्या बन गई, उस पार्टनर को पे करने की जिम्मेदारी बन गई। तो हमने क्रेडिट कर दिए जिस भी पार्टनर ने पे किया होगा। द पार्टनर हु पेड द एक्सपेंस, जिस पार्टनर ने एक्सपेंस को पे किया होगा उसको हमने क्रेडिट कर दिए। अगेन डेबिट कर दिया हमने फर्म का एक्सपेंस जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम से उसको हमने डेबिट कर दिया। इसको रिवैल्यूएशन एक्सपेंस भी हम बोल सकते हैं। सेकेंड केस पे आते हैं, इनकर्ड बाय या बोर्न बाय पार्टनर, की रिकॉन्स्टिट्यूशन का खर्चा कौन उठा रहा है, यहाँ पे पार्टनर बोर्न कर रहा है, पार्टनर बेयर कर रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन का खर्चा, और पे कर दी है फर्म ने। खर्चा कौन उठा रहा है, पार्टनर उठा रहा है, पे कर दी है फर्म ने। अगर फर्म पे करेगी तो क्या एंट्री पास करेगी, पार्टनर से वसूलना पड़ेगा ना फर्म को, भाई पार्टनर के बिहाफ का खर्चा था ये, फर्म ने पे कर दी, तो फर्म के पास से क्या गया, कैश गया, तो फर्म ने कलेक्ट कर दी कैश को, व्हाट गोज आउट। अब फर्म को रिसीवेबल हो गया किससे, पार्टनर से रिसीव करना है, तो पार्टनर से कैसे लेंगे हम, उसको डेबिट कर देंगे। जिस भी पार्टनर के बिहाफ में हमने पे किए होंगे, फर्म ने जिस भी पार्टनर के बिहाफ में पे की होगी उसको फर्म क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। तो यहां पे आ जाएगा उसी कंसर्न पार्टनर का नाम आ जाएगा। लास्ट केस है इनकर्ड बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, यानी खर्चा भी पार्टनर का और पार्टनर ने पे किया, तो फर्म की बुक्स में कुछ एंट्री होनी चाहिए क्या, नहीं होगी, इसलिए नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 4.42, बुक है टी.एस. ग्रेवाल। करीम रहमान एंड नावेल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट्स लिखे नीचे। They decided to share profits equally with effect from 1st April 2022। यानी क्या हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, 5:3:2 से हुआ है, इक्वल यानी कि 1:1:1। They also agreed that value of building be decreased by 5%। कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए, लास्ट में क्या लिखा है, पास करना है जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पास करते हैं एक एक एडजस्टमेंट की एक एक एंट्री। सबसे पहले लिखा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%। एंट्री क्या पास करेंगे, बिल्डिंग डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट कर देंगे टू बिल्डिंग। डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट दिया है 5%, तो बिल्डिंग की वैल्यू दी है बैलेंस शीट में 3,50,000 की, इसका 5/100, दिस विल बी 17,500। सेकेंड एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे एसेट को। एसेट है मशीनरी, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
कितने से आएगी ये? 2,40,000 की मशीनरी है इंटू 5/100। जितने से इंक्रीज होगी सिर्फ उतना ही पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, जितने से डिक्रीज होगी उतना ही अमाउंट आएगा। दिस विल बी 12,000। थर्ड लिखा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है मतलब क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। अमाउंट कितना आएगा? डेटर्स का 5%। डेटर्स कितने दिए? 50,000 के डेटर्स हैं, multiplied by 5% means 5/100. This will be 2,500 rupees. Entry number 4. A motorcycle valued at 20,000 was unrecorded and is now to be recorded in the books. Unrecorded asset है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस नाम से करेंगे? अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल। टू रिवैल्यूएशन, जितना अमाउंट दिया है उतना पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे, यानी कि 20,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री नंबर 5। आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेबल। मतलब हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स जो भी थे, जितने भी थे, कितने दिए बुक्स में? 90,000 के दिए हैं, उसमें से 10,000 हमको पे नहीं करना है। 10,000 की लायबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हुई। एंड व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। कितने से कम हुए? 10,000 से कम हुए तो 10,000 से डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years profit. Profit paying for the year ended 31st March 2022 50,000 का लॉस दिया है। देन 21 में 2,50,000 का प्रॉफिट है, 2020 में 2,50,000 का प्रॉफिट है। इसको क्या करेंगे? गुडविल का एडजस्टमेंट पास करेंगे और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं गुडविल के लिए। पहले साइड में बनाते हैं वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या दिया है? 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। पहले लास्ट 3 years का एवरेज निकालेंगे। अच्छा, लास्ट 3 years का सीधा प्रॉफिट ही निकालना है। ऐड करेंगे 50,000 का फर्स्ट ईयर का लॉस है 2021 में प्रॉफिट दिया है 2,50,000 का, एंड फिर से 2020 में भी प्रॉफिट दिया है 2,50,000। एवरेज वर्ड मेंशन नहीं है, सिंपल लिखा है 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट, यानी 3 साल का प्रॉफिट प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो वो आ जाएगी आपकी गुडविल। दिस विल बी 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज, तो गुडविल कितनी आ गई हमारी? गुडविल आ गई 9 lakhs की। गुडविल के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, यानी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, उसमें इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये चीज रेलिवेंट है क्या? नहीं है ना, क्योंकि हमको सिर्फ 2 चीज बनाने बोला है, जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टिल हम लोग एक बार रिवैल्यूएशन में तो कहीं भी इसका कुछ भी नहीं आएगा, स्टिल हम इसकी भी एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं क्योंकि मेंशन अलग से किया गया नहीं है। तो गुडविल आ गई हमारी 9 लाख। इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स हैं 3, करीम, रहमान एंड नाविल। रहमान
ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, आ जाएगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशियो कितना है 5 3 एंड 2, यानी कि 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, न्यू है इक्वल, तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। 30, 15 minus 10, this will be 5/30। सेकेंड आएगा -1/30, -4/30। तो गेनिंग पार्टनर्स है नावेल एंड रहमान, और सैक्रिफाइस किसने किया है, करीम ने सैक्रिफाइस किया है। एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो इसकी एंट्री हम पास कर देते हैं। गेनिंग पार्टनर्स हैं RNN, मतलब रहमान एंड नावेल। तो रहमान कैपिटल डेबिटेड, नावेल कैपिटल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर देंगे, मतलब करीम टू करीम कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा 9 लाख फॉर्म की गुडविल मल्टीप्लाइड बाय 5/30 करीम का शेयर, दिस विल बी 1,50,000। एंट्री करीम में कितना आ जाएगा 1,50,000। अब बाकी दो उसको किस में शेयर करेंगे 4:1 में शेयर करेंगे, यानी कि रहमान में आएगा 30,000 एंड बचा वो 1,20,000 आएगा नावेल में। क्लियर है। नेक्स्ट दिया है Navel was to carry out the work for reconstituting the firm at a remuneration including expenses of 5,000. Expenses came to 3,000. यानी नावेल को बोला गया है कि आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम करना है, उसके लिए आपको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा 5,000 रुपीज का, और एक्सपेंसेस हुए हैं 3,000। तो एक्सपेंस इस केस में जो भी होगा वो इररेलेवेंट है, तो 3,000 वाली जो बात लिखी है वो क्या है, इररेलेवेंट है। नावेल को फर्म ने कितना पैसा दी है, फर्म ने दी है 5,000 रुपीज। किसको दी है, नावेल को दी है। तो एंट्री क्या पास करेगी फर्म, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। 5,000 हमने पे किए हैं, किसको पे किए हैं, टू कंसर्न पार्टनर। कंसर्न पार्टनर यहां पे कौन है, नवल, टू नवल कैपिटल 5,000। ठीक है। अब लास्ट में हम बनाते हैं हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी एंट्रीज के बेस पे बनेगा जिसमें ये वाली एंट्री इररेलेवेंट रहेगी हमारे रीवैल्यूएशन के लिए। क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं किया था इसलिए हमने पास तो कर दिए एंट्री, बट रीवैल्यूएशन में एंट्री नहीं आएगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, बहुत इजी है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पहली एंट्री क्या दी है, फॉर्मेट वही रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, अमाउंट है 17,500 रुपीज। तो ये तो हो गई। सेकेंड एंट्री है मशीनरी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड बाय मशीनरी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड बाय मशीनरी, अमाउंट आएगा 12,000। सेकेंड भी हो गई। थर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500। एग्जाम्स में अच्छा होगा हम एंट्रीज एंड अकाउंट साइमल्टेनियस बनाएंगे तो टाइम भी हमारा काफी बच जाएगा। फोर्थ एंट्री है अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल टू रिवैल्यूएशन, मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड बाय अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल,
अमाउंट दिया है 20,000 का। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 5, sundry creditors to revaluation means revaluation is credited by sundry creditors। तो ये revaluation is credited by sundry creditors, अमाउंट आएगा 10,000। 6 एंट्री में कहीं भी रिवैल्यूएशन का नहीं है, तो ये एंट्री रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगी। ये कौन सी एंट्री है? बस एक एडजस्टमेंट एंट्री है जो पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट हो चुका है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। लास्ट दी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू नवल कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे टू नवल कैपिटल। ये है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस की हमारी एंट्री। अब जो भी बैलेंस आएगा, बैलेंस देखते हैं किस साइड आ रहा है। इधर का वो 25,000 इधर हो रहा है ज्यादा, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, मींस क्या है? प्रॉफिट हुआ है। दिस इज 42,000 एंड इसका टोटल आया 25,000। बैलेंसिंग फिगर आएगा 17,000। तो ये किसको बांट दिया जाएगा बचा हुआ? 17,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, यानी कि 5, 3 एंड 2 में बांट दिया जाएगा। करीम, रहमान एंड नवल। 17,000 का प्रॉफिट है कलेक्टिवली, बांटते हैं इसको तीनों पार्टनर्स में। 17,000 इंटू 5/10, 8,500। 17,000 इंटू 3/10, ये हो गया 8,500। देन सेकेंड पार्टनर के लिए ये हो गया करीम का, देन रहमान का। 17,000 इंटू 3/10, दिस इज 5,100 एंड नवल के लिए हो गया 17,000 इंटू 2/10, दिस इज 3,400। तो ये 5,100 एंड 3,400। तो क्वेश्चन इजी था, काफी सिंपल क्वेश्चन था। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 4.43। A, B and C are sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. They decided to share profit with effect from 1st April 2022 in the ratio 5:3:2. They also decided not to change the value of asset and liabilities in the books of accounts. तो ये कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पे हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, जो भी एडजस्टमेंट है वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके किया जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर 2 हमने देखा था वीडियो की स्टार्टिंग में, ये उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। आगे लिखा है the book values and revised values of asset and liability as on the date of change were as follows। इसके बाद बुक वैल्यू रिवाइज वैल्यू दी हुई है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये 3 स्टेप का सोल्यूशन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? स्टेप नंबर 1, जो भी चेंज आया है उसका एक नेट अमाउंट निकाल लेंगे, यानी कि नेट हिसाब निकाल लेंगे इंक्रीज और डिक्रीज का। कॉलम बनाते हैं सबसे पहला बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और यहां पे आ गया चेंज, दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले दिया है मशीनरी। मशीनरी की बुक वैल्यू है 2,50,000 और रिवाइज होके वैल्यू हुई है 3 लाख। इसको रिवाइज वैल्यू बोलेंगे हम। तो बुक वैल्यू दी है 2,50,000 की एंड रिवाइज वैल्यू इज 3 लाख। 50,000 से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, मतलब क्या है? फायदा है ना, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है हमें 50,000 का रिवैल्यूएशन का गेन। सेकंड दिया है कंप्यूटर्स। 2 लाख का कंप्यूटर था बुक वैल्यू, इसकी रिवाइज वैल्यू हो गई 1,75,000 की। एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है, मतलब हमारे लिए क्या है? नुकसान है। रिवैल्यूएशन का क्या है? ये लॉस है, तो 25,000 माइनस में आ जाएगा। थर्ड दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स।
90,000 से 75,000 हो गई इसकी रिवाइज वैल्यू। तो लायबिलिटी की वैल्यू कम होना फायदे की चीज है। जिस क्रेडिटर को आपको 90,000 पे करना था उसको अब आपको 75,000 पे करना है, तो रिवैल्यूएशन तो क्या है, ये प्रॉफिट है। 15,000 ऐड कर देंगे। लास्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि लायबिलिटी है भी। 15,000 के थे, रिवाइज होके हो गए हैं 25,000। 15,000 की लायबिलिटी बढ़ के हो गई 25,000। जहां 15,000 पे करना था वहां पे 25 पे करना पड़ेगा, तो 10,000 का नुकसान हो गया। तो उसको करेंगे हम नेगेटिव बैलेंस रहेगा ये 10,000 का। नेट इफेक्ट कितना आया, 25,000 40 माइनस 10, नेट इफेक्ट आया 30,000 का। ठीक है, ये आया नेट गेन बोल सकते हैं या फिर चेंज, जो भी गेन है क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है। स्टेप नंबर 2 क्या है, वही हमारी एज यूजुअल कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्यों निकाला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और एडजस्टमेंट किसके बीच में होगा, पार्टनर्स के बीच में होगा। तो हमको निकालना पड़ेगा गेन किसने किया, सैक्रिफाइस किसने किया। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1, ओल्ड एंड न्यू माइनस करेंगे। पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। ओल्ड था 2/5, 2/5, 1/5 लेस न्यू कितना दिया है 5, 3 एंड 2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कितना आया देखते हैं। एलसीएम 10 -1/10। सेकेंड एलसीएम 10 है 1/10, और ये आएगा 0 है नेट इफेक्ट। 2/10 मतलब 1/5 ही तो हुआ, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो गेन किसने गेन किया है, मिस्टर ए ने गेन किया है, मिस्टर बी ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। मिस्टर बी ने सैक्रिफाइस किया, मिस्टर ए ने गेन किया है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या रहेगी अब, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मिस्टर ए को डेबिट करेंगे, बी को करेंगे क्रेडिट। ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, नेट गेन कितना आया था, चेंज आया था 30,000 का, और गेनिंग रेशियो है 1/10, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया 3,000। ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल 3,000। तो आई होप दोनों क्वेश्चंस इजी थे, और ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।